तो इसमें आपको लैंग्वेज बैरियर भी फेस करना पड़ा? वो उसको सिर्फ इंग्लिश के 2 वर्ड आते थे, ओके। ओके बस। आपने ये कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा देखी होगी, क्योंकि आपको तकरीबन 17 साल हो गए सऊदी अरेबिया के अंदर। हाउ डू यू सी कि किस तरह से डेवलपमेंट की है सऊदी अरेबिया? एक्चुअली डॉलर की प्राइस पे तो मेरा ख्याल है, मेरे एक दोस्त ने उसने कहा 1996 में मैं आया था, उस वक्त भी डॉलर 3.75 का था, अभी 3.75 तो मेंटेन रखते हैं ना ये लोग, वो पता है। यू वोंट बिलीव मी, मुझे पता लगा ना, मेरा कज़न ने मुझे बताया यार ये वो पंक्चर लगा रहा है यार शॉप पे। राइट। एक डॉक्टर पंक्चर लगा रहा है। स्क्रू लगाने के लिए भी एक सीरीज होती थी, और भाई एक स्क्रू लगाने की कंसल्टेंट थोड़ा ईगो हर्ट हो गया उनको, ये तो कहा कि भाई इसको फ़ौरन फारिग करो, जैसे सऊदीया में होता है, ये लीजिए थैंक यू वेरी मच बस। Assalamualaikum Farhan bhai, thank you so much coming to my podcast, and this podcast is really interested for me because ये आउट ऑफ द फील्ड है मेरे, क्योंकि मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ स्पेसिफिकली, तो आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। सो थैंक यू सो मच आपके टाइम देने के लिए। कैन यू प्लीज़ स्टार्ट योर जर्नी, कि आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया कैसे आए हैं, और सिविल इंजीनियरिंग का सेक्टर आपका कैसे चल रहा है अभी तक? जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और इसके बाद जो प्रोफेशनल कैरियर से स्टार्ट कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर बहुत पीछे जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। राइट। तो आई बिलोंग्स टू पाकिस्तान, कराची, और वहीं पर एजुकेशन ली सारी। ठीक है। वालिद साहब मेरे यहाँ होते थे सऊदी अरब में, सीमेंस में, माशाल्लाह 25 साल वो यहाँ रह के गए। ठीक है। तो ओवरऑल फिर मैंने स्टडी वगैरह वहीं पर की, और उसके बाद फिर मैं जॉब स्टार्ट की 1999 में। राइट। हाँ, तो 19 वैसे तो मैट्रिक पहले किया, फिर अब थोड़ा सा आगे गए, फिर मैं कुछ एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था। तो वो फिर वहाँ से निकला, मैंने कहा यार मुझे लगता है मैं इससे कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ। क्यों आपने क्यों छोड़ा एयरफोर्स? वो एयरफोर्स एक्चुअली वो नॉन कमीशन था। वो टेक्निकल जॉब जो होती है ना, जैसे आपकी एवियोनिक्स में जो टेक्नीशियन साइड होती है, राइट। तो वो ग्राउंड टेक्नीशियंस होता है ना, होते हैं वो भी पूरा उस पर पूरा, लेकिन वो नॉन कमीशन था। ओके। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा फिर सिलेक्शन हुआ। मैं फिर पास आउट होने के बाद फिर ट्रेनिंग के लिए आया कराची, वहाँ पर फिर कॉरिंगे क्रीक बेस पे फिर मैंने बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी शुरू की। लेकिन हुआ ये कि फिर मैंने ये किया, मैंने कहा नहीं यार मेरा लेवल थोड़ा सा बड़ा होगा। तो आपको बैचलर किस चीज़ में है? मैं नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी अच्छा, आपको। ठीक है। अभी तो मैं मैट्रिक के बाद आया था। अच्छा, ठीक है। दैट वाज आफ्टर मैट्रिक। आफ्टर मैट्रिक? हाँ, आफ्टर मैट्रिक जो होती है वो एयरमैनशिप, वो आफ्टर मैट्रिक होती है। तो मैं मैट्रिक के बाद ही मैंने कहा यार एक अच्छा, एक उस वक्त ज़माने में अब टीनेजर होते हैं, ज़रा एक फौज का नाम होता है, टैका होता है ना यार। तो हमने कहा यार देते हैं टेस्ट। अखबार में आया, वालिद साहब ने मेरा बोला यार अखबार में आया हुआ है देखो, उस वक्त तो अखबार ही चलता था। मैंने कहा ठीक है देते हैं। जब वो देने गए टेस्ट, तो पास होते चले गए, 1 2 3 क्लियर होते होते भाई वहाँ तो कॉल आ गई। ओके। जब कॉल आ गई तो मैंने सोचा भाई ये तो कॉल आ गई मजाक मजाक में। अब मैंने कहा नहीं यार अभी थोड़ा सा रुकते हैं और थोड़ा सा रहने देते हैं, ठीक है। अभी और स्टडी करेंगे। फिर पता नहीं क्या अचानक दिमाग में आई, नहीं यार वो अंदर कहीं लगा हुआ था यार चलते हैं यार, देखा टूर होती है फौज का एक अलग और वाकई नो डाउट टूर होती है भाई। मैं वहाँ गया तो एक अलग ही टूर होती है उनसी। तो बहरहाल वो फिर करके फिर मैंने अपना सोचा कि यार नहीं, वो एक बहुत सडन डिसीजन था। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं करता हूँ, मैं इससे कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ। मैंने अपना एनालाइज किया कि मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। तो बस बहरहाल वो छोड़ी। फिर उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट की। फिर मैंने फिर पहले डिप्लोमा किया। राइट। डिप्लोमा करने के बाद सिविल में फिर मैंने फिर बीटेक किया। वो भी बीटेक बाद में किया, थोड़ी जॉब वो स्टार्ट की, फिर बीटेक किया। बीटेक करने के बाद यानी मैं 1999 में जो है ना, मैंने पहले अपनी जॉब स्टार्ट की थी पैरागॉन कंस्ट्रक्टर से। ओके। तो पैरागॉन कंस्ट्रक्टर उस ज़माने में एक बहुत यानी इतना वो स्टेब्लिश कंपनी नहीं थी, छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे। लेकिन मेरा पहला प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा किस्म का प्रोजेक्ट गया, आगा खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ओके। कराची में आगा खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज़ वन ऑफ द टॉप यानी हॉस्पिटल्स में आता है, और उसने जो है मतलब बेहतरीन टेक्नोलॉजी से वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। ओके। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सकेवेशन अप टू द पंच लिस्ट। पूरा मतलब मैंने पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो किया वहाँ पर। और अमेरिकन कंसल्टेंट थे वहाँ पर, पेट एसोसिएट्स वाले, आज तक मुझे नाम याद है। मैंने अपनी लाइफ में इतना लाइफ मेरी गुजर गई, इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग ड्राइंग्स मैंने कभी नहीं देखी। ओके।
यानी एज पर सिविल पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ कि अगर आप अब कंपेयर करते हैं तो वो 1-2 पेपर दे देते हैं, भाई ये ड्राइंग है लगो शुरू करो। और एक स्क्रू लगाने के लिए भी एक सीरीज होती थी। एक ड्राइंग स्क्रू, मैंने कहा ना कि ड्रॉअर का एक स्क्रू, एक लॉक चेक करना है तो उसके लिए आप सॉर्ट आउट करते जाते थे। सीट ड्राइंग S24 में गए, वहाँ पे दिखाया अच्छा सेक्शन काटा हुआ है E99 वो E99 पे, और भाई एक स्क्रू लगाने की। तो दैट वाज द ब्रिलियंट प्रोजेक्ट आई हैव डन। और मेरी बेस जो है ना वो बेहतरीन हो गई। ओके। वो बेस, चूँकि आपने काम ऐसा अच्छा किया हो तो आपकी तो बेस ऑटोमेटिक। बस उसके बाद फिर मैंने जो सेकंड प्रोजेक्ट था, जो ये कायदे आज़म का जो मदार है वो रीडेवलप हुआ था। तो अब आपने देखा होगा मार्बल वार्बल केस्केड्स वगैरह ये बनी हुई हैं। आई वॉज देयर, और उसको भी मैंने इनाग्रेट करा के मैं छोड़ दिया। ओके। क्योंकि वो बस कुछ हो गई थी बातचीत, तो मैंने कहा मैं बस इनाफ हो। फिर मैंने एक और कंपनी फिगरो जियोटेटिक के नाम से काम किया। मैं बेसिकली फील्ड से भागता था, टू बी ऑनेस्ट। कहता था यार ये मट्टी वाली जॉब ने है ना, मतलब हमें नहीं बस नहीं होती। तो एक फिगरो जियोटेटिक थी, हॉलैंड की एक कंपनी जो है वहाँ पर आई हुई थी, और वो लोग हॉलैंड का मैप अपडेट कर रहे थे। डिजिटाइजिंग प्रोजेक्ट कहलाता है बेसिकली। तो वहाँ मुझे फॉरेन सिलेक्शन हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी ये माइक्रोसॉफ्ट SE सबस्टेशन सॉफ्टवेयर है, उस पर काम करना होगा। Okay. 2 मिनट में 1 घंटे में उन्होंने सिखा दिया। तो वो फिर 1-1.5 साल 2 साल वो करता रहा मैं। फिर उसके बाद फिर कुछ जो है वो अपना जो है अपना काम भी स्टार्ट किया। फिर वहाँ से भी ख़त्म हो गई जॉब, फिर कुछ अपना काम स्टार्ट किया, बहरहाल वो चला नहीं। फिर बैक टू द पवेलियन अगेन, फिर वही फील्ड पे आ गए। फिर मैं डॉलमेन, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कराची की, डॉलमेन मॉल्स, हाँ इनके जी, सारे डॉलमेन सुना होगा आपने। जी। तो ट्विन टावर एक बना है CVU के ऊपर। Okay. कराची CVU पे एक ट्विन टावर बना है, बहुत बेहतरीन बड़ा, और उसमें मेगा मॉल भी है। ओके। सो आई वॉज अपॉइंटेड इन डॉलमेन की ऑर्गेनाइजेशन में। आई वॉज अ क्लाइंट। वहाँ पर मैं करता रहा जॉब थोड़ी दिन, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी मसला ये, उन्होंने पैरागॉन वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर थी। ओके। अब पैरागॉन कॉन्ट्रैक्टर थी, जो मेरे जो ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर थे हमारे, अब उनके दिमाग में ये आती थी कि भाई तुम तो पहले काम कर चुके हो पैरागॉन में, तो तुम तो इनको सपोर्ट करोगे। मैं कहा, सर मैं तो इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा, आप क्यों मतलब आप क्यों सोच रहे थे। ओके। वो नहीं मानता था भाई, कोई इंस्पेक्शन भी नहीं जाने देता था मुझे। मैंने कहा यार मैं भाई सर मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ, मुझे तो अच्छा है बदला लेने का मौका मिला इनसे। राइट। वो लेकिन नहीं भाई, तो 1-2 दफ़ा कुछ वो ही क्लैश हुआ, तो मैं फिर जॉब ढूंढ ली। देन आई जॉइंड हैस्कॉन करके एक कंपनी थी, छोटे कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन उन्होंने फ़ौरन अपॉइंट कर लिया, क्योंकि जब पैरागॉन का नाम सुनता था ना कोई, तो मुझे वैसे ही अपॉइंट कर लेता था। वो खुद बुलाता था, आप बैठिए कितनी तनख्वाह लेंगे। तो वो एक NGO, एक SOS के नाम से एक NGO चला रहे थे। वो एक प्रोजेक्ट मिला हमें कि वो SOS का एक यतीम खाना ही कहते हैं उसको, तो वो बनाना था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो वो मैं उस पर उन्होंने वो भेज दिया मुझे। मैंने कहा ठीक है, मैंने शुरू करा दिया। तो बहरहाल वहाँ पे कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हो गए कंसल्टेंट से, क्योंकि मैंने कहा मैं स्ट्रेट आदमी हूँ भाई, मैं आप कह रहे हैं ये गलत है, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ ये सही है। वी आर इंजीनियर्स, राइट। I can prove you. If I am wrong, I am ready to go, no problem. But don't say remove it. स्ट्रक्चर तोड़ना मीन्स इंजीनियर के ऊपर एक तमांचा होता है भाई। राइट। अगर मैंने बनाया है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मुझे कहेंगे तोड़ दो, तो इट मीन्स कि मैं गलत हूँ, आपने मुझे गलत साबित कर दिया है आप क्लाइंट को खुश करने के लिए। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक इट, आई एम नॉट गोइंग टू, इफ़ यू हैव एनी डाउट मेक अ टेस्ट, इट्स ओके। बहरहाल वो कंसल्टेंट थोड़ा ईगो हर्ट हो गया उनको, ये तो उन्होंने फिर कहा कि भाई इसको फ़ौरन फारिग करो। तो मेरे उसने ओनर ने कहा कम टू द ऑफिस टुमारो। ओके, मैं एग्री, फुल बिल्कुल प्रिपेयर था मेंटली। फिर मैं गया, बहुत अच्छा आदमी था वो, बहुत ही अच्छा आदमी थे वो ओनर जो थे। इन द मीन टाइम आई वॉज वेटिंग आउटसाइड द रूम, मुझे कॉल आई यहाँ से। आई गेव हिम द इंटरव्यू and I was selected. He said, okay, we are sending you the visa. Okay. Kindly process your visa and come here. उस तरह जब अंदर गया
और वो बेचारा बड़ा वो हो रहा था शौक था। मतलब अशेम्ड हो रहा था कि यार फरहान, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई नो इट्स नॉट योर फॉल्ट, आई नो, आई बट आई हैव लॉट्स ऑफ प्रेशर फ्रॉम द क्लाइंट, सो यू हैव टू, सो नो प्रॉब्लम, I got a job right now. Alhamdulillah, I got a call from Saudi Arabia and I have got a job. ओके Oh, mashallah, mashallah. Then I came to here. ओके 2008 में मैं इधर आ गया। ये कौन सी कंपनी है यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर? सऊदी अरब में मैं जब आया था तो यासिर यगमोर में मैंने अपॉइंट होके आया तो था। आपने कैसे अप्लाई किया था? मैंने अप्लाई नहीं किया था, रैंडम? मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने किसी को बोला होगा कि भाई ये मेरे बच्चे का सीवी है, देख लो, वो आना चाहता है, आप अगर आपको ज़रूरत है तो रैंडमली कॉल आ गई। राइट। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बुला लिया, तो मैं डायरेक्ट कंपनी के अंदर अपॉइंट होके आ गया। अल्लाह का शुक्र रहा कि मैं आज़ाद वीज़ों के उसमें नहीं पड़ा शुरू से। बाय द वे साइमंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है ना साइमंस, जिसमें आपके सीमेंस तो सीमेंस बहुत बड़ी कंपनी है और जर्मनी और ये पूरा वो एक जद्दा में इनका ऑफिस है, रियाद में इनका ऑफिस है, बहुत जगहों में, पाकिस्तान में इनका ऑफिस है, राइट। ऑल ओवर दी वर्ल्ड इनकी। तो आपके फादर भी सिविल बैकग्राउंड से आते हैं? हमारे फादर सिविल बैकग्राउंड से थे, तो वो बहुत अर्ली उसमें आ गए थे। मेरी फैमिली जो मेरे बहन भाई हैं वो उसमें से 2 तो यहीं पैदा हुए थे, राइट। लेकिन मेरे फादर न्यू समझ लें 76 से सऊदी आना शुरू हो गए थे। ओके। तो पहले वो सऊदी एयरलाइन में अपॉइंट होकर आए थे, तो 10 साल उन्होंने वहाँ यहाँ जॉब की, 8-10 साल। तो फिर हम इधर ही रहते थे उस वक्त बचपन में। 2 बहन भाई मैंने कहा ना छोटे, वो इधर ही पैदा हुए। फिर उनकी जॉब इमीडिएट ख़त्म, जैसे सऊदीया में होता है। राइट। ये लीजिए, थैंक यू वेरी मच। बस वो बैक टू पवेलियन, फिर वो इराक चले गए। इन द मीन टाइम हम लोग वहीं रहते रहे। इराक में बसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था, वो उस प्रोजेक्ट पे गए थे। राइट। जिस दिन वो कंप्लीट हुआ है उधर जंग शुरू हो गई दोबारा, वालिद साहब भागे, फिर वापस आए यहाँ पर। फिर थोड़ी वो जो एक बंदा बाहर टाइम गुजारता है ना, उसको फिर नहीं मिलता दिल। बिल्कुल ऐसे ही। तो सीमेंस की जॉब आई थी, उन्होंने अप्लाई किया, उनके हो गया, अब एक्सपीरियंस अच्छा था, फ़ौरन हो गया, आ गए। देन फैमिली मेरी इधर मूव कर गई, मैं नहीं हो सका क्योंकि मैं ओवर एज हो गया था उस वक्त। राइट। तो बस बहरहाल मेरे बहन भाइयों ने कुछ मैट्रिक इधर से ही किया दोनों ने, और बाकी फिर मैं नहीं आया। सब मैं वहाँ रहता था, मैं वहाँ पढ़ाता रहा, टीचिंग भी की मैंने। ओके। यूँ बताऊँ मैं आपको कि मैं जब इंटर के बाद जो है फिर मैं टीच करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्यूशनिंग बहुत थी मेरे लिए उस ज़माने में। 10-5 हज़ार भी मिल जाना बहुत बड़ी बात होती थी। राइट। तो बहरहाल फिर मैं इधर पे जब मूव करा 2008 में, तो फिर यहाँ पे का चैप्टर शुरू हुआ। ओके। सीखा। पहला प्रोजेक्ट मेरा अलवज में रहा, अलवज पावर प्लांट में। उस वक्त का अलवज और आज का अलवज जो है ना, इट्स टोटली एंटायरली डिफरेंट। ओके। क्योंकि जब से न्यूम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना, तो वो उनके एकदम ग्रूम हो गए वो लोग, और एक से एक बिल्डिंग है, एक से एक घर। उस ज़माने में तो मैं पैदल घूमता था पूरे अलवज को, एक पैदल चक्कर लगाया मैंने। राइट। अब तो बड़ा एक्सपेंड हो गया है काफ़ी, और बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, बहुत महंगा हो गया है। तो 9 महीने में मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो गया था प्रोजेक्ट। हम एक गैस टरबाइन की फाउंडेशन बनानी थी और कुछ ट्रांसफार्मर की एक रूम वगैरह बनाने थे, इस तरह का काम था। तो 9 महीने में कंप्लीट हो गया। देन आई मूव टू द दम्माम। जुबेल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जुबेल 3। और जुबेल 3 उस वक्त बिल्कुल मैंने बताया कि आपको 25 किलोमीटर अराउंड नथिंग वाज देयर, कोई भी नहीं था वहाँ पर। एक सब स्टेशन बना हुआ था वहाँ पर, सब स्टेशन 2 के नाम से, ओके। सॉरी सब स्टेशन 1 के नाम से, 2 हम बना रहे थे। फिर जब हमारा बिल्कुल एंड पे आ गया, तब एक कंपनी थी, उन्होंने फिर एनसीसी, उन्होंने फिर एक सब स्टेशन तीसरा शुरू किया। ये सेटॉप की जो बोर्ड लगा है, ये मेरे सामने लगा। राइट। तो हम गुजरते थे, देखते थे सेटॉप का बोर्ड, ये अच्छा यहाँ पर कोई कंपनी आएगी। हम तो ये कह रहे थे ये शायद कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कोई प्रोजेक्ट बनाएगी। बाद में पता चला वो तो एक रिफाइनरी लग रही थी भाई, उसमें तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर शामिल हो गए। और ये तो वो फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जो है दम्माम में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, सब स्टेशन। फिर इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना कुछ सब स्टेशन में 1-2 सब स्टेशन कर लेना आप, और अगर तरीके से करें और स्पेसिफिकेशन आपको पढ़नी आती हो तो आपकी फिर वर्क बनती है। राइट। और ये कॉपी पेस्ट ही होता है नॉर्मली, एक टिपिकल उनकी वो होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान मैंने अब काफ़ी कुछ स्पेसिफिकेशन पढ़ी, सीखी। तो मेरी कंपनी ने मुझे
वो कर दिया है कि जी आप एक प्रोक्योरमेंट भी संभालें, आप चूँकि आप सबसे अच्छा जानते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है मटेरियल की, राइट। आप ये कोऑर्डिनेशन करें और सब कुछ कराएगा। मैंने ठीक है। उन्होंने अच्छा, 3 एक्चुअली बता सकते हैं प्रोक्योरमेंट होती क्या है? देखें, अगर जो मेरे जो एक्सपीरियंस जो मैंने सबस्टेशंस के हवाले से बताऊंगा प्रोक्योरमेंट में, सेक की एक अपनी स्पेसिफिकेशंस है, पूरा स्टैंडर्ड है। Okay. जिस तरह आरामको के स्टैंडर्ड होते हैं, इसलिए सेक स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। एंड इट इज़ अ ह्यूज बल्क में बहुत, यानी तकरीबन को 2-2,500 पेज की पूरी स्पेसिफिकेशंस हैं। हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड है, उसकी स्पेसिफिकेशन है। अगर एक कप लगाना है आपने, ये कप के प्लास्टिक जो इसका कागज़ होगा, उस मटेरियल की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, उस मटेरियल के अंदर कौन सा केमिकल किस रेशो में होना चाहिए, इतनी डेप्थ में जाके वो चेक करते हैं। राइट। तो इसकी जो ये होता है कि भाई अब हम जो है पहले तो ये सेलेक्ट करें प्रोक्योरमेंट में कि भाई ये मटेरियल फुलफ़िल करता है स्पेसिफिकेशन को। ओके। हो गया फुलफ़िल। अब देखते हैं ये मटेरियल है कितने का। पहले तो भाई ये देखें मैच क्यों करें, हमें काबिल भी है कि नहीं, अदरवाइज़ तो हम बस रेट ले लें और आगे बढ़ रहे हैं, वो कहें जी फेल, राइट। स्पेसिफिकेशन मैच नहीं हो रही। तो फिर उसके बाद हम आते हैं रेट्स पे। ओके। फिर हम देखते हैं कि मार्केट सर्वे करते हैं कि मार्केट में ऐसे कप और कौन कौन सी कंपनीज बना रही हैं। ओके। उन कंपनीज से फिर कांटेक्ट करके उनसे कोटेशंस लेते हैं। ओके। फिर नेगोशिएशंस होती हैं, उनको स्क्वीज़ करते हैं कि नहीं थोड़ा कम करें हम ये है। तो जब वो नेगोशिएशन स्टेज पे जो सबसे लोएस्ट पे आ जाती है, तो फिर हम कंपैरिजन बना के एटलीस्ट 3 कंपैरिजन, हर कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है, मोर और लेस 3 कंपनीज अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करने के बाद उसमें देखते हैं कौन सा सबसे सही है। ओके। जो भी सबसे रीज़नेबल प्राइस कम होंगे और वो स्टैंडर्ड को फॉलो भी कर रही है स्पेसिफिकेशन, देन विल गो फॉर इट। ओके। दिस इज़ द सिंपल 1-to-1 जो है वो प्रोसीजर है। तो इसमें आपको लैंग्वेज बैरियर भी फेस करना पड़ा? देखिए लैंग्वेज, व्हेन आई केम टू सऊदी अरेबिया, मेरी अंदर से इतनी ख्वाहिश थी कि मैं उस ज़माने में, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 2008, तो बहुत मोबाइल ये नहीं थी, बिल्कुल नथिंग वाज देयर। मतलब हमारे पास मोबाइल होता था तो वो उसमें इतनी वो कैपेसिटी होती थी, 2-3 पिक्चरें ले ली तो वो बढ़ जाती थी। ओके। उस ज़माने में वो आते थे। तो अच्छा, अगर आपने नेट पे भी सर्च करना है तो वो एक वो आती थी पेन ड्राइव, और वो उसमें नेट लगा होता था, वो यूज़ कर रहे हैं तो वो गूगल सर्च करें। फिर अब वो हर वक्त तो नहीं अवेलेबल होता, तो आप बैठेंगे तभी। मैंने इवन अरबिक की बुक्स खरीदी, राइट। अरबी इंग्लिश सीखें और वो सीखें, वो वाली बुक खरीदी, उनमें वोकेबलरी थोड़ी याद करनी शुरू की। अच्छा, मेरा एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी कह सकता हूँ और सबसे बड़ा एडवांटेज भी कह सकता हूँ, राइट। मेरे साथ जो फोरमैन कंपनी ने दिया, ही वॉज एन इजिप्शियन एंड ओल्ड मैन, ही वॉज रीचिंग टू द 60। ओके। अब एक आदमी 60 के करीब पहुंच रहा हो, वैसी कंपनी जो है रॉ के हिसाब से 60 के ऊपर इतना वो नहीं रखता, और वो उसको सिर्फ इंग्लिश के 2 वर्ड आते थे, ओके। ओके, बस वर्ड नहीं, मतलब कि अल्फाबेट्स आते थे, ओके, बस वो इतना ही बोलता था, ओके बस। मैंने कहा अब मुझे अरबिक नहीं आती थी, उसको इंग्लिश को ज़बान ना आए। अच्छा, जो हमारे साथ जो कंसल्टेंट थे वो उनको भी नहीं आया, वो भी पाकिस्तानी, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर का बंदा वो भी पाकिस्तानी। बाकी अब करें तो क्या करें, इसके साथ कम्युनिकेशन कैसा करें? तो जी वो एक बहुत ही टफ एक टारगेट था कि यार इसको सीखना है। फिर पहले तो इशारों से ही चल रहा मामला, इशारों के बाद फिर हम आए, जब मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, थोड़ी वर्ड्स में मैंने कहा इस्लाम एश कलाम हाजा, एश कलाम हाजा, वो याद करना शुरू किया। इसको कसा कहते हैं, इसको गरूरा कहते हैं, इसको गलम कहते हैं, इसको अल्बा कहते हैं। यार बड़ी स्ट्रगल की, ओके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है विद इन अ वेरी लेस टाइम मैं इतना काबिल हो गया था कि वो उस प्रोजेक्ट के बाद मैं इतनी कम्युनिकेशन कर लेता था उससे कि उसको समझा देता था मैं। इज इट, मतलब कि आपके लिए इज इट मैंडेटरी इन सऊदी अरेबिया कि इतनी तो आनी चाहिए कि आप अपनी फील्ड में कन्वर्सेशन कर सको किसी अरबिक पर्सन के साथ? मेरे वालिद साहब 25 ईयर सऊदीया में रहे, और उससे पहले तो सऊदी एयरलाइंस के थ्रू, तो मतलब यानी मैं समझता हूँ कि 35 ईयर्स वो रहे सऊदीया। ही वॉज नॉट एबल टू डिस्कस एनी थिंग विद एनी सऊदी, बस उनको इतनी आती थी हाजा अंता रो किदा, है ना। उससे अच्छी मेरी वालदा बोल लेती थी, राइट। क्योंकि वालदा की जो ऊपर हमारे टेनेंट्स जो जिनके मालिक मकान था ना सऊदी, तो वालदा अमूमन चली जाती थी ऊपर, वो कुछ बुला लेती थी, आ जाओ खाना वाना खाएंगे साथ। वो वालदा बैठी थी, अब वालदा की पिकअप बहुत तेज़ था, उन्होंने
पिक कर ली चीज़ें, ओके, तो उनका एक्सेंट भी बड़ा अच्छा हो गया और वो बात करने शुरू कर दिया। वालिद साहब इतना, चूँकि सीमेंस में ज़्यादातर पाकिस्तानी ग्रुप था, राइट, एक अरबिक ग्रुप होता है, एक जो इंडियन ग्रुप है, Right. 3 ग्रुप्स हैं वहाँ पर। तो वो पाकिस्तानी ग्रुप में बैठते थे, तो अब वो इंग्लिश ज़रूरत बोले, नहीं, उर्दू हाँ, बोलेंगे, बिल्कुल, दैट्स इट। तो उन्होंने सीखी नहीं। हाँ, मैं ये कहूँगा आने वाले लोगों को इट्स अ मैंडेटरी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ। आप ये ना सोचें कि आप जॉब के लिए यहाँ पे ज़रूरी है अरेबिक सीख के आए। मेरा ख्याल है एज अ मुस्लिम भी अरेबिक आनी चाहिए, ठीक बहुत, है? लेकिन देखिए वो इसमें मज़ीद थोड़ी सी मैं क्लासिफिकेशन कर दूँ। ये जो बोलचाल, इसको कहते हैं हम लोग अपने बाज़ारी लैंग्वेज, जो ये Right. बाज़ारी लैंग्वेज और ये जो असली सऊदी जो अरबिक लैंग्वेज है, इसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत हाँ, बिल्कुल difference। ऐसे ही। तो अब अगर आप ये सोचेंगे, हाँ कुछ वर्ड होंगे जो आपको मिलेंगे। अगर आप जुम्मे का खुतबा पढ़ने जाते हैं, ये नमाज़ पढ़ने जाते हैं, खुतबा चल रहा होता है ना, अगर आपको अरबी आती है, इवन बरदारी भी आती है, देन आप यू विल लर्न तकरीबन, हाँ, समथिंग। यार कुछ समझ में आ समझ रहा में है, अच्छा आ रहा ये है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि बिल्कुल, रात को जल्दी सोना चाहिए, अच्छा ये बोल रहे हैं कि इस तरह से नमाज 2 रकात पढ़नी चाहिए। आपको कुछ ना कुछ उसका लुबे लुबाब समझ में आएगा। राइट, तो वो सबसे एक तो वो चीज़ हो गई, ठीक है ना। लेकिन अरबिक सीखना, भले वो बाज़ारी हो या अच्छी हो, ये हर, मैं कहता हूँ मैंडेटरी होनी चाहिए। क्यों? उसकी वजह है, वहाँ से लेबर आती है, यहाँ पर उसको साइड पे भेज दिया, इधर फोरमैन है अरबिक, अब वो उसको अरबी में गालियाँ दे रहा है, हमारा याद है किल आ जा, अब उसको पता ही नहीं इसको जवाब क्या देना है। राइट, बाद अगर फिर लेबर मेरे पास दौड़ी दौड़ी आती थी, जो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर होता, सर इसको पूछें ये क्या बोल रहा है सर। मैं पूछा हाँ भाई क्या बोल रहे हो, उसने कहा मैं बोल रहा हूँ इसको यहाँ से खुदाई करो। मैं बोला भाई खुदाई करने को बोला, तो सर बोले सर इस तरह हमें समझ में नहीं आ रहा, हम खड़े हैं उसकी सुन रहे हैं, वो हमें गालियाँ दे रहे हैं, हमें धक्के दे रहा है, हमें सूच कर रहा है। उस वक्त मुझे तरस आता था उनके ऊपर कि हाँ कि ये इन लोगों के साथ गलत है। लेकिन मैं उनको यही बोलता था कि भाई इतनी तो अरबी सीखो कम अज़ कम, ठीक है तुम्हें नहीं आती सीखो, मैं भी तो इधर से ही आया हूँ भाई, मैंने भी तो स्ट्रगल ही की ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फ्लुएंटली बोल लेता हूँ। तो क्या होता है उससे कि आपको बेनिफिट मिलता है। राइट, अदरवाइज़ मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बनना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। राइट, बिल्कुल मैं आपको सीधी बात बताऊँ, मुझे बेनिफिट बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारी जगहों पे मिले, क्योंकि आप अगर अपने सबॉर्डिनेट्स को हैंडल नहीं कर सकते, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द प्रोजेक्ट। राइट, आप उसको कैसे गाइड करोगे, यार ये कर लो वो कर लो, वो तो आपके सर पे चढ़ के जांचेगा, वो कहेगा यार इसको तो आती नहीं ज़बान, आप हादा आना करते रहेंगे तो वो तो नहीं होगा भाई। राइट, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज सीखने से आपका एक कमांड रहती है। अदरवाइज़ आप, अच्छा फिर सब कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, मोस्टली अरबी भी होते हैं राइट, और अपनी ज़बान के भी होते हैं, लेकिन अरबिक भी होते हैं। अब आप उसको कैसे उससे डील करना है आपने, उससे तो आपने वो कॉन्ट्रैक्टर वाला लहजा यूज़ करना है। इफ़ यू नो द अरबिक देन यू कैन कम्युनिकेट, अदरवाइज नो। तो दीज आर द पॉइंट्स, यानी मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पर ऑब्जर्व किए कि ये हर इंसान को एटलीस्ट सीखनी चाहिए। अच्छा जो आप बोल रहे हैं कमरान की, वो तो डेफिनेटली सीखनी चाहिए, उसके ऊपर दो राय नहीं है। राइट, और सऊदीया की अरबी अच्छी है, इराक़ की अरबी बहुत अच्छी है, इवन यूएई की अरबी अच्छी है। अब मैं इतनी लैंग्वेजेस सुनी, मैंने बात की लेबनानीज़, सीरियन, दे आर क्लोज टू ईच अदर, इनका एक्सेंट जो है बहुत क्लोज है मेन लोगों के, और अच्छी साफ बोलते हैं कि मुझे समझ में आती। इसके बाद आते हैं जॉर्डेनियन, उनकी इन दोनों के साथ और थोड़ी मैच कर दिए, कुछ वर्ड थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फिर जब आते हैं हम सूडानीज़, उनका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है, ओके, वो थोड़ी सी मतलब थोड़ा ऐसा बोलते थोड़ी हैं कि वो harsh type। हार्ड है, वो हमें नहीं समझ में आ पाती बहुत अकात। इजिप्शियन एंटायरली डिफरेंट लहजे की वजह से, एक्सेंट उनका डिफरेंट है। अच्छा वो कहेंगे कि हम बोलेंगे तो हम इसी लहजे में बोलेंगे क्योंकि हमारा लहजा ही है। राइट, मैं कहता हूँ भाई आप अगर लहजा बोलते हैं तो कुरान भी कैसे लहजा में पढ़ते हैं? नहीं, कुरान हम उसमें पढ़ेंगे, लेकिन हमें अब वो एक मैटर ऑफ ईगो है या व्हाट्सएवर, हम उस पर बहस नहीं करते। तो अरबिक बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि ये आपने सर्वाइव करना है। तो अच्छा मैं आपको एक बहुत अच्छा वाक़या सुनाऊँ। मेरे वालिद साहब ने वीज़ा अप्लाई किया, मेरा और मेरी बहन का, छोटी, हम बड़े थे, तो उस ये विज़िट वीज़े में बुला रहे थे। वालदा की तबीयत ख़राब थी, तो वालदा ने कहा यार तुम भी आ जाओ, चलो तुम भी इतने अरसे से नहीं गए हो, आए हो, उम्रा ही कर लेना। ठीक है। अब वो उसने जवादात वाले, उस वक्त तो जवादात में खुद जमा होता था, जवाद में गए, उसने कुछ बोला अरबी में, वालिद साहब को समझ में नहीं आई। वो समझे कि ये बोला नहीं भाई बेटे को दें, बेटी को दे देंगे, बेटे को नहीं देंगे, उनको ये समझ में आई। उन्होंने कहा ओके यल्ला माफ़ी मुश्किल है,
उसने उन्होंने पता नहीं क्या बोला, उसने बेटी का ही लिख के भेजी, मैं मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो। बाद में उन्होंने बताया यार मेरे ये समझ में नहीं आई, मैंने ओके कर दिया। वो कुछ और बोल रहा था कि भाई ये बच्चा तुम्हारा यहाँ के जॉब तो नहीं करेगा, कुछ ऐसी बात तो नहीं करेगा, ये वो पढ़ता है तो क्या, उस तरह का कुछ सवाल था। तो क्या हुआ, एक अरबिक का सही से समझने की ना वजह से एक आपका बहुत बड़ा एक लॉस हो गया। तो ये सब चीज़ें भाई मेरी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने सीखी और इन सब चीज़ों को देखा और आगे चलते गए, सीखते गए सीखते गए सीखते गए। तो अब यहाँ मतलब चलते चलते फिर चूँकि मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक वास्ट एक्सपीरियंस एनर्जी सेक्टर में रहा, तो फिर अभी मैंने जो तैयारुल वर्क ज्वाइन किया इन्होंने, फिर मुझे चूँकि बस उनको पता था, मैं आई नो देम पर्सनली, तो फिर इन्होंने कहा जी हमने अपनी कंपनी बनाई है, नाउ प्लीज़ जॉइन अस। तो हमने कहा ठीक है आ जाते हैं। अच्छा, आपने ये कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा देखी होगी, क्योंकि आपको तकरीबन 17 साल हो गए सऊदी अरेबिया के अंदर। हाउ डू यू सी कि किस तरह से डेवलपमेंट की है सऊदी अरेबिया कंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफिकली? देखें, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, 2011-12 की बात बता रहा हूँ, जो एक सबस्टेशन 110-132 केवी का जो सबस्टेशन होता था वो 12-13 मिलियन में ही आता था। वल्लाहि आज भी 12-13 मिलियन, रियली सही बता रहा हूँ। वो तो मेरे एक दोस्त हैं, आज भी 12-13 मिलियन में। मैं कह रहा हूँ यार इतना 10-15 साल हो गए, चीज़ें महंगी होगी। आप अगर सब कॉन्ट्रैक्टर हैं और आप जो है उसके अंदर 10-12 से ऊपर कोट कर रहे हैं, यू विल नॉट गेट द प्रोजेक्ट। राइट। मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं बिडिंग करता हूँ, मैं इधर करता हूँ उधर कर रहा हूँ, मुझे प्रोजेक्ट वो कहते नहीं यार यू आर टू मच हायर। मैं कहता हूँ तो दूसरा बंदा कहाँ से निकाल रहा है? हैं वी हैव पोटेंशियल्स। तो मार्केट में काम बहुत ज़्यादा है, Right. बहुत ज़्यादा है। राइट। इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ा तो रेट नीचे आ गया। बट एक्चुअली डॉलर की प्राइस पे तो मेरा ख्याल है, मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने कहा 1996 में मैं आया था, उस वक्त भी डॉलर 3.75 का था, अभी 3.75 तो मेंटेन रखते हैं ना ये लोग, ये मतलब हमारा मुल्क की तरह तो इनकी इकॉनमी है नहीं। बिल्कुल। ये मेंटेन रखते हैं, अगर ये मेंटेन नहीं रखेंगे तो ये एकदम कोलैप्स कर जाएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो उस वक्त यानी जो महंगाई बढ़ गई ना, लेकिन कंस्ट्रक्शन में पैसे नहीं बढ़ गए। राइट। टू बी ऑनेस्ट वो बहुत अच्छा। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े लेवल के हैं, उन पे लोग जो मेन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो उठाते हैं। अच्छा, उसमें अब कंपटीशन चाइनीज़ कंपनी का आ गया, चाइनीज़ ने आके और रेट को कम कर दिया। Okay. उनकी तो पॉलिसी यही है, कैप्चर करो वर्ल्ड को। बिल्कुल। मैं सही बता रहा हूँ, मैं एक बड़ी स्ट्रेट अवे बात कर रहा हूँ कि मैं एक चाइनीज़ कंपनी के साथ काम किया, मैंने CRCC से साथ भी किया और दूसरी कंपनी के साथ भी किया, चाइना हार्बर के साथ भी किया। इनकी पॉलिसी मैंने देखी, ये स्ट्रेट अवे आ रहे हैं, बिड करी और प्रोजेक्ट इनके हाथ में। अच्छा, बिड भी ऐसी कि भाई मतलब कोई उसको कम्पीट ही नहीं कर पा रहा। राइट। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, फंडिंग कर रही है। जब गवर्नमेंट किसी कंपनी को फंडिंग करे ना, तो हमारी ये सऊदी गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम होगा ना? गवर्नमेंट तो ना का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। बिल्कुल। खलास, वो तो उन्होंने ज़मानत दे दी तो बस दैट्स इट। ओके, लीजिए को प्रोजेक्ट लेने के बाद 2-4 ही बंदे, वो बमुश्किल 2-4 बंदे जो ऊपर ज़रूरत के होंगे ना, वो अपनी उस कंपनी में हायर करेगी एज ए सोलिडेशन या जो भी है। बाकी सारे मैन पावर सप्लायर से आएंगे, कोई खर्चा नहीं। मैं आपको तनख्वाह दे रहा हूँ, मार्केट से 2000 शायद ऊपर मिल रहे हो। लोग बहुत शौक से करते हैं चाइनीज़ में, तो 2000-5000 ऊपर मिल रहे होते हैं मार्केट से। उसकी रीज़न ये होती है कि आपको इनकी स्पॉन्सरशिप पे तो नहीं जा रहा है, आपको हायर किया, आज 1 महीने बाद उनको काम नहीं है काम, हो कहेंगे जी थैंक यू अस्सलाम वालेकुम, हमने तो आपको पर आवर के हिसाब से रखा हुआ है। राइट। अब लोग खुशी खुशी आते तो हैं, बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं, मेरे पास आते हैं सर हम वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने पैसे नहीं दिए। अच्छा, उनकी पॉलिसी 3 महीने की है, एक ड्यूरेशन साइकिल है उनका पेमेंट का, 3 मंथ्स का साइकिल है। अब लोग के पास 3 मंथ्स का अगर सर्वाइवल है प्रोजेक्ट पे, देन गो फॉर द चाइनीज़ कंपनी। अगर 3 मंथ्स का साइकिल आपके पास नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, डोंट एवर ट्राई टू टेक अ रिस्क। आप कोलैप्स कर जाएंगे, आप बहुत बुरी तरह कोलैप्स कर जाएंगे। राइट। एंड आई सॉ इट पर्सनली कि लोग कोलैप्स कर गए वहाँ पर, बहुत सी छोटी छोटी कंपनियाँ कोलैप्स, क्योंकि 3 महीने चलाना, फिर 3 महीने के बाद क्या करते हैं, वो 1 महीने की रिलीज़ करते हैं। इन द मीन टाइम आप 3 प्रोग्रेस इन्वॉइसेस सबमिट कर चुके होते हैं और आपकी वो पहली इन्वॉइस रिलीज़ होके आएगी। राइट।
तो 3 महीने का खर्चा अगर सपोज 1 लाख रियाल आपने खर्च कर दिया है तो आपके पास तो 20,000 आए यार। बिल्कुल अब आप 20,000 में सबके लुक में ही दे सकते हैं, मुंह में, और तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये चीज़ें एक मतलब टेक्निकल बातें बता रहा हूँ जो लोग जिस तरह से फेस कर रहे हैं। मैं एक बहुत छोटे लेवल से बता रहा हूँ, मतलब हायर लेवल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक लेवल ही अलग होता है। राइट। उसके कॉन्ट्रैक्ट्स अलग होते हैं। जैसे बाहर की पॉलिश कंपनीज आई हुई हैं, उनको गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सबस्टेशन में कि भाई दे आर आवर अप्रूव कॉन्ट्रैक्टर, वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर फाइनेंशियल्स। ओके। मतलब दे आर इन, उनको सबस्टेशन भी मिल जाएगा क्योंकि वो फंडिंग कर रही है कौन, गवर्नमेंट। इसी तरीके से और टर्किश हैं, उनकी भी कंपनियां अमूमन उनको वो कर रही हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। क्योंकि सेक के अंदर जो है ना बैंक गारंटी का एक हिसाब किताब है, बैंक गारंटी देना लाजमी है और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से पैसे होंगे तो आप बैंक आपको देगा ना, अदरवाइज तो आपको कुछ नहीं शो नहीं करनी है। राइट। तो ये सब चीज़ें जो है पीछे से फंडिंग हो और आप आगे चल रहे हो तभी हाथ डालें, अदरवाइज नहीं भाई, मैं तो नहीं मानूंगा। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन की फील्ड में कौन कौन सी फील्ड्स आती हैं? ज़रूरी नहीं है कि सिविल इंजीनियर ही हो। ओके, सिविल नहीं, मैं सिविल में ही बता देता हूँ। सिविल बेसिकली कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ही का काम होता है। ओके। ठीक है। और अगर जब सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारी टाइप्स हैं, यानी हाई राइज की अलग एक इंजीनियरिंग होती है, इसके अलावा रोड इंजीनियरिंग, ओके। रोड इंजीनियरिंग अलग होती है, हार्बर्स एंड जेटीज़ जो ये आपकी हार्बर्स बनती हैं उनकी एक अलग इंजीनियरिंग। आप इंजीनियरिंग में पढ़ते सब है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा सा। राइट। व्हेन यू कम टू द प्रोजेक्ट तो आपको दोबारा से उसको रिकॉल करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें कि यार ये जेटी है, अच्छा हमने तो सुना था यार इसके अंदर 250 के जी रिबार डालना चाहिए, वो ये तो 2,500 के जी डाल रहे हैं। Right. व्हाट वाज द रीज़न? ये तो हमने थिकनेस सुना था कि भाई इतनी होनी चाहिए, यहाँ तो इतनी, हर चीज़ की डिफरेंट होती है। अच्छा ये हो गया। फिर इसके अलावा सर्वेइंग, ये भी सिविल के अंदर आती है, इसमें से ही आती है सर्वेइंग। उसमें अब उसकी एडवांसमेंट आ गई तो जीपीएस आ गया, पहले टोटल स्टेशन आ गया। पहले वो एक काम जो है हम थेडोलाइट से करते थे, एक लेवल होता है, लेवल इंस्ट्रूमेंट और थेडोलाइट, दैट वाज इनफ कि वो लाइनें उधर से इधर लगाई, एक क्रॉस बना लिया और 90 डिग्री बना लिया आपने, बस अब उससे ही मेजरमेंट करते चले जाएं तो आपको वो। और यही चीज़ हम फीते से भी, मीटर से भी कर सकते हैं। मैंने ये भी किया है कि आप मीटर से बिल्कुल परफेक्ट 90 डिग्री बना सकते हैं। वो 3, 4, 5 का एक फार्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है वो, तो वो उससे करते हैं। अच्छा ये एक सर्वेयर की एक अलग फील्ड हो गई। इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, राइट। दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन सिविल, क्योंकि जो कंक्रीट होती है आपकी, या आपकी सॉइल टेस्टिंग है, या आपकी और उसके ऊपर हैमरिंग टेस्ट लगते हैं, शिमिट हैमर टेस्ट लगते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ टेस्ट विच अप्लाइज ऑन द कंक्रीट, ओके। विच अप्लाइज ऑन द सैंड, कॉम्पैक्शन टेस्ट फॉर डेंसिटी। उसके लिए ये सब चीज़ें क्योंकि सिविल से रिलेटेड होती है, ये फील्ड भी इसमें ही आती है, क्योंकि इसमें भी फार्मूला तो सिविल से ही लेंगे ना। उसकी क्या प्रॉक्टर वैल्यू है, एक सैंड है, उसकी एक प्रॉक्टर वैल्यू होती है, वो फार्मूले से वो टेस्ट करके निकाल देंगे भाई ये। फिर वो हर जगह वो फीड करते हैं ट्रॉक्सल, अपने एक ट्रॉक्सलर इक्विपमेंट होता है जो ये कि कितनी सख्त है, हो गई कॉम्पैक्शन हो गई नहीं, वो उसके हिसाब से निकालते हैं। ये एक फील्ड हो गई। अच्छा अब इसके अंदर क्वालिटी इंश्योरेंस भी होगी कोई? क्वालिटी एश्योरेंस एक QC, एक्चुअली वो बेसिकली तो था QA एंड QC, ओके। जो डेजिग्नेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब उसको चूंकि इतना लोग चल पड़ते हैं ना, वो QC करना शुरू, अब वो QC नहीं है भाई, इज अ क्वालिटी एश्योरेंस एंड द क्वालिटी कंट्रोलर। ओके। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। QA जो होता है वो वाला काम करता है जो मैंने आपको बताया था मैं करता हूँ राइट। शुरू में, जो मैंने किया कि भाई ये एक मटेरियल है, इसकी स्पेसिफिकेशन ये है, तो वो अश्योर करता है कि ये जो आप मटेरियल सबमिट कर रहे हैं इधर ये सही है, फॉर आपके स्टैंडर्ड पे उतर रहा है कि नहीं। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, जो इम्प्लीमेंट हो गई साइट पे, अब वो इम्प्लीमेंट हो गए, वो जाके देगा कि कंक्रीट सही से इम्प्लीमेंट, कंक्रीट काज सही से कर रहे हैं, सही से सिलेंडर बन रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल। सही फिनिशिंग हुई कि नहीं हुई, पानी तो ऊपर नहीं आ गया, ज़्यादा पानी कम तो नहीं कर दिया, दीज आर द क्वालिटी कंट्रोल। तो ये वही बंदा, एक ही बंदे ने करना चाहिए उसूलन तो, Right. जो क्वालिटी अश्योरेंस भी करता हो। अब थोड़ी सी लोगों ने क्वालिटी अश्योरेंस को
इग्नोर करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल बस QC चाहिए। तो उनमें से कौन सी 3 फील्ड्स आप टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो जिसकी डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है और सैलरी भी अच्छी मिलती हो? अगर मेरे से पूछे ना, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, सबसे बेहतरीन तनख्वाह प्लानिंग इंजीनियर की, ठीक है। वो भी एक ऐसा पार्ट है। ओके। और इतने मज़े की फील्ड शायद मैंने नहीं देखी। राइट। अगर मैं शायद शुरू में ये सब कुछ कर लेता और हमें पता होता कि ये इतनी फ्रूटफुल है कि आदमी ऐसे जाता है ऐसे जेट इंजन की तरह एकदम ऊपर। अच्छा, मिसाल के तो एज अ मैंने मैट्रिक किया है, उसके बाद मैं कौन सी फील्ड पकड़ूँ? डिप्लोमा करना चाहता हूँ और मैं यहाँ सऊदी, क्योंकि अगर उसके फैमिली में कोई बंदा यहाँ पे होगा ना, वो कहेगा यार काम शाम शुरू करो, क्योंकि वाली साहब भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो कहते हैं यार सपोर्ट करो। ठीक है। मैट्रिक के बाद मैं कौन सा डिप्लोमा करूँ कि मैं यहाँ पे आके जॉब फाइंड कर सकता हूँ? देखें, मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात हूँ, फी ज़माना ना, अगर आप अच्छे दिमाग, पढ़ने में आपका दिमाग अच्छा नहीं है ना, आप ऑटोमोबाइल कोर्स कर लें। ओके। ऑटोमोबाइल कोर्स, आप अच्छा सा प्लम्बिंग कोर्स कर लें, आप इलेक्ट्रिशियन कोर्स कर लें। अगर दिमाग उस बहुत यानी पढ़ाई में नहीं है तो ऑनेस्टली मैट्रिक कर लिया बहुत है, चलो। डिप्लोमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डिप्लोमा तक, मतलब वो जैसे तैसे रोड होके कर लेगा आदमी। राइट। लेकिन अब आने वाला दौर जो है, अब मैं आज के दौर की बता रहा हूँ, AI ने, आपको खुद AI के माशाल्लाह आदमी है, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने 2002 में मैंने एडमिशन लिया था, जब ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। बिल्कुल है, अभी भी है ना। हाँ जी। तो मुझे पता है ना कि मैं फील्ड से भागना चाहता था, मैंने कहा यार कोई कंप्यूटर ज्वाइन कर लो, ये चलो अच्छी है। तो वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया आर्टिफिशियल ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी। इत्तेफाक है, हमारे जो टीचर मिल गए हमें जो पढ़ाने आते थे, क्योंकि होती वर्चुअल थी लेकिन उन्होंने टीचर्स भी रखे हुए थे। राइट। एंड ही वाज डूइंग अ PhD इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। तो मुझे 2002 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आ गई थी, और मैंने ये भी समझ लिया था उसी वक्त, क्योंकि उसने इतने तरीके से समझाई थी, मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये जो बता रहा है बंदा, आगे चल के इसने कबाड़ा करना है। एडवांटेज तो होंगे, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होंगे, और आज वही हो रहा है। मैं आपको सीधी, तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप AI के बंदे हैं। अगर आपको पता नहीं, शायद वो उन मिसाल बड़ी अच्छी दी थी, मैं आपको देना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा सर क्या है सर सब, व्हाट इज़ AI? उन्होंने कहा भाई, एक कमरा है, 3 कमरे हैं, 2 कमरे में ह्यूमन है, 1 कमरे में कंप्यूटर इटसेल्फ। नोबडी नोज के इस ABC कमरे में कौन से कमरे में कंप्यूटर है और कौन से कमरे में ह्यूमन है। एंड दे आर लिंक्ड ईच अदर थ्रू अ कंप्यूटर एंड नेटवर्क, एंड दे आर कम्युनिकेटिंग, चैटिंग ईच अदर। If the two human being cannot distinguish that the third one is computer, then artificial intelligence is completely successful. ओके। बस सिंपल सी बात थी। मैंने कहा सर फिर तो ख़त्म हो गया मामला। अब अगर एक कंप्यूटर को इतनी नॉलेज दे दी जाए कि वो डिसीजन भी ले रहा है, उसके वो भी कर रहा है, उसको कितनी कमांड दी होंगी। बाइनरी लैंग्वेज में आप कितनी कमांड देते होंगे उसको। बाइनरी लैंग्वेज एक बहुत ही 01 0 0, और वो भी कितने टेक्स्ट। मेरा नाम फरहान है, मुझे अगर मैं FRHAN लिख दूं, यू कैन आइडेंटिफाई कि यार ह्यूमन एरर आ गया, फरहान ही है ये। कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? मैंने समझ गया, मैंने कहा सर ये तो फिर आगे तबाही करेगा। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, वी एग्रीड कि भाई एक कंप्यूटर बना दे, सुपर कंप्यूटर रोबोट बना दे, उसको कहें जी जंगल में चले जाओ, वो तो जाके सबकी ऐसी तेजी करके और आ जाएगा। उसको थोड़ी पता है, उसने तो जाना है, उसको खौफ भी नहीं होगा। हम जाएंगे तो हमें तो मरने का भी खतरा होता है ना, वो नहीं करेगा। तो ये तो दुनिया का बड़ा बुरा। तो बहरहाल ये तो मैट्रिक के बाद मेरी भाई सलाह ये है, ज़ाती मशवरा मैं आपकी बता रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ पर मैकेनिक्स भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार हमने क्यों पढ़ी यार ये बंदा बैठे बैठे दिन के 15-20 हज़ार रुपये कमा लेता है। दिन के कुछ नहीं, 10,000 तो कमा रही होगा यार। वो कहते हैं 10,500 तो ऐसे ही ले लेता है किसी से। तो दिन में अगर 10-20 कस्टमर आ गए, 10,000 तो उसने तो लगा ले फिर आप यार। राइट। क्या जा रहे हो, किराया भाड़ा निकाल के उसको 5 लाख रियाल तो वैसे ही बच रहा होगा। अच्छा फिर काम नहीं आता किसी को, भाई हम भी तो है ना, वो उसको काम आता है टेक्निकल, वो सब कुछ कर रहा है। ऑटोमोबाइल इज द बेस्ट, बहुत अच्छा काम है, और टेक्निकल में भी आता है। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, हमसे जब हम पढ़ रहे थे तो हमसे वो प्रैक्टिकल में वो कहते थे कि काटो बैठ के लोहा। अब वो आरी से हम लोहा काट रहे हैं, हम कहते थे यार ये क्या कर रहे हैं हम यार, हमने ये करना आगे जाके। वो एक प्रैक्टिस होती है। कहते कि नहीं जी आपको पता होना चाहिए कि काम होता कैसे, अगर आपको पता ही नहीं होता आप करवाएंगे कैसे। राइट। बात समझ में आई? हाँ यार ठीक है। बहरहाल फिर हम चोरी करते थे, हम जाके वहाँ से
वर्कशॉप से जाके मेल फीमेल बना के ला के बेहतरीन और सबमिट करा देते, सर ये हमने बनाया, वो ठीक है, उनको भी पता होता। लेकिन टेक्निकल इज़ टेक्निकल, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अगर मैं सजेशन देता हूँ ना, इसमें कोई ऐप की बात नहीं यार। आप, मेरा दोस्त है डॉक्टर, ही इज़ अ मेडिकल डॉक्टर इन पाकिस्तान, ही वाज इन प्रैक्टिस। वो दिमाग में आया जी अमेरिका जाना, चला गया, शादी कर ली, वो जॉब नहीं मिल रही उसको, और वो परेशान हुआ हुआ यार, जॉब नहीं मिल रही यार। वो कहते हैं जी यहाँ की कोर्स करो पहले, तब तुम्हें जॉब मिलेगी, तुम्हारी पाकिस्तान की इंजीनियरिंग। अच्छा, वो मेहरान वारान जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो थोड़ी वो एफिलिएटेड वगैरह, उनसे मेडिकल की, अच्छा मेरा वो उनकी वहाँ तो बड़ी वर्थ है भाई, वहाँ तो डॉक्टर क्या, वो तो अपने सुना ठोक के दिखाएगा मेरी डिग्री है। बाहर में नहीं पता, अब वो पता है, यू वोंट बिलीव मी, मुझे पता लगा ना, मेरा कज़न ने मुझे बताया यार, ये वो पंक्चर लगा रहा है यार शॉप पे, एक डॉक्टर पंक्चर लगा रहा है। अब कहने को अगर देखा जाए तो वो कोई बुरा काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर लोग यही पेट्रोल भरते हैं, स्टेशन पे खड़े होते हैं, मॉपिंग करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, मतलब उसमें बाहर जाके क्यों कर लेते हो यार, अपने मुल्क में करने में क्या प्रॉब्लम हो रही होती है। नहीं, वहाँ पे अच्छे पैसे मिलते हैं ना। नहीं देखें, मैंने आपको बताया पाकिस्तान में भी अभी जो टेक्निकल आदमी है इज़ अर्निंग वेरी हैंडसम अमाउंट। आप चलिए मेरे साथ। अच्छा ये बताइए, चलें, होटल बिजनेस है जी, कितने पढ़े लिखे होते हैं? अगर ना ज़्यादातर भी आपको यहाँ पे पठाने मिलेंगे जो, हाँ, अगर नहीं भी है वो तो कहेगा खान मड़ा मड़ा करके, कुछ भी नहीं होगी पढ़ाई। मैट्रिक अगर बहुत ही चला है, मैट्रिक भी करा हुआ हो, लेकिन वो नोटों में उसका फुर्सत नहीं मिल रही होगी नोट के लिए, तो यार इस राइट। सेकंड सबसे फाइनल थिंग जो मैं हर किसी को बताता हूँ, अपने जितने भी मेरे मिलने जुलने वाले या कैंडिडेट्स होते हैं या जो भी, जो देखो यार, एक चीज़ पे इतना ईमान रखो, रिस्क में अल्लाह है। राइट। बस जिस दिन ये ईमान पक्का हो गया ना, रिस्क तुम्हारे पास खुद चल के आएगा, खुद चल के आएगा। लेकिन उसके लिए ईमान की ज़रूरत है यार। आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब चीज़ ना नईम भाई दे सकते हैं ना फरहान दे सकता है, मैं चाहूँ भी तो मैं जॉब नहीं दे। मैंने ऐसे लड़के को जॉब दे दी, मुझे पाकिस्तान से फॉलो अप कर रहा था, मैं कहता था यार तुम वहाँ से कर रहे थे ना, बहुत मुश्किल है यार। वल्लाह मैं आज भी वो लड़का, मैं कभी अलीम नाम है उसका, भी माशाल्लाह नियोम में वो अम्माला के अंदर बड़ी अच्छी जॉब कर रहा, मुझे वहाँ से फॉलो, सर मुझे बस कर दे यार, लगा रहा। थोड़ी देर के बाद सऊदी आ गया। राइट। सऊदी आया तो कह रहा है सर मैं आ गया। मैंने कहा यार ज़बरदस्त। पहले मैं सोचा था यार ये तो चक्कर में कि वीज़ा भेजूँ मामा, मैंने कहा यार आ गया वो। अलीम ने कहा सर मैं आ गया हूँ, कुछ मेरे लिए। उसका नसीब देखो यार, मुझे ज़रूरत पड़ी QC की, तो इंजीनियर था वो लड़का, सही है, इंजीनियरिंग की हुई थी उसमें, अच्छा लड़का था। मैंने उसका इंटरव्यू लिया, मैंने उसको रिकमेंड करके भेज दिया CV। सैलरी थोड़ी कम थी, मैंने कहा कोई बात नहीं तुम लग जाओ, फिलहाल लगो। उसकी नौकरी मेरे ही प्रोजेक्ट पे लग गई यार। वो ही वॉज अप्रोचिंग मी फॉर तकरीबन ईयर से मोर देन ईयर, लेकिन वो लगा रहा, और बहुत नाइस लड़का है। आज भी वो उतनी ही रिस्पेक्ट करता है मेरी, क्योंकि भाई उसकी नसीब पे अपने बिलीव था। राइट। अच्छा, हम बात करते जैसे आपने मैट्रिक के बाद तो बता दिया, अब मिसाल के तौर पे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, उसके बाद आपने मुझे बताया प्लानिंग इंजीनियर बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं यहाँ पे, सबसे अच्छा प्लानिंग। उसके बाद इसके अलावा कोई फील्ड आप? सिविल के अलावा या सिविल में ही, सिविल के अंदर ही रहते हुए। देखें, मैंने कहा ना कि प्लानिंग इंजीनियर यूँ मैं आपको बोलूँगा कि एक तो कम होते हैं, राइट, लेकिन उनको जॉब भी कम मिलती है ना, ये भी तो देखो यार आप। एक ड्रॉबैक उनके साथ ये भी है, आपको बहुत बिगनिंग से लगना पड़ेगा। आप उसी कंपनी में अगर लगे हुए हैं और बहुत थोड़ी कंपनी अमाउंट से लगे हैं, आप 10-5 साल के बाद जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे आते हैं, तब आपको पैसे मिलते हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट नहीं चलाएगा, पर प्लानिंग इंजीनियर सारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा होता है। अगर 4-5 प्रोजेक्ट है ना किसी कंपनी के पास, तो अकेला ही एक प्लानिंग इंजीनियर होता है। तो इस तरह नहीं होता है कि वो उसका सिर्फ कमाए, लेकिन उसके पैसे ज़्यादा हैं, बस ये एक है। काम उसका बस सिर्फ एक दफ़ा कर दिया, उसको बस अपडेट करता रहना होता है, एक दफ़ा उसकी मेहनत होती है। ठीक है। इस लिहाज से वो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा है, पैसे अच्छे मिलते हैं। सेकंड तो फिर सबसे ज़्यादा जो है वो साइट की जॉब होती हैं, जो आपकी साइट इंजीनियर्स की होती हैं, क्योंकि उससे वैकेंसीज ज़्यादा निकलती हैं। वैकेंसीज ज़्यादा निकलने से आपको ईजीली जॉब मिल जाती है। लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस हैं, लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस में लिमिटेड होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, और उसके लिए अमूमन जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। मैट्रिक किया हुआ है ना, तो वो भी आराम से आके लगा के टेस्ट चला जाएगा, कुछ नहीं पता।
पहले तो वो मैनुअल लगते थे, कोन टेस्ट कहलाते हैं, सैंड कोन टेस्ट, वो निकालते थे मट्टी और ये करके। अभी तो वो हो गया बहुत आसान। तो इसमें भी कम है, प्रोविज़न कम है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पास नौकरियाँ जो है ना वो लिमिटेड होती हैं, कोई छोड़ के जाएगा तो वो लगेगा। ठीक है। अच्छा, साइड के ऊपर जो सब फोरमैन होते हैं वो भी अच्छी तरीके से उनको भी भरपूर मिलता है प्रोविज़न। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसके लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वो एक ही होता है। राइट। साइट पे 4 साइट इंजीनियर तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, 8 फोरमैन है तो एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। तो उसके लिए प्रोविज़न एक थोड़ा सा कम होता है, लेकिन एक वैल्यू एक अपनी जगह है, वो एक मसला है। फिर आते हैं अगर हम जी जी। सर्वेयर पे, एक सर्वेयर होता है बस, ओके। पूरे प्रोजेक्ट पे एक सर्वेयर होता है। कभी कभार तो हम सर्वेयर को 2 प्रोजेक्ट पे भी यूज़ करते हैं, कभी 3 प्रोजेक्ट पे भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसको हर वक्त काम नहीं होता। हाँ, अगर काम बहुत ज़्यादा है तो वो लगा रहेगा, लेकिन एक ही होगा। और बहुत ज़्यादा काम, एरिया ज़्यादा है, फैला हुआ है, तो फिर 2 या 3 सर्वेयर रखते हैं। ओके। तो ये एक सर्वेयर का मामला। अच्छा, इसमें भी सर्वेयर में भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आदमी ने मैट्रिक भी किया हुआ है, लोग थोड़ा सा सीखते हैं, टूल ही तो सीखना है ना, राइट। वो टूल सीख लिया। अब ये कैमरा है। अच्छा, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं? टूल्स या टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज अच्छा, इसमें होती है भाई जो हाई डिमांड टोटल स्टेशन। ठीक है। आजकल अब टोटल स्टेशन यूज़ होता है कम्प्लीटली। ठीक है। जीपीएस एक अलग चीज़ है, वो चूँकि वो बड़े बड़े सर्वे के लिए यूज़ किया जाता है, चूँकि आप देख नहीं सकते उसको इतनी दूर से, किलोमीटर में कोई 5 किलोमीटर दूर कोई चीज़ है, लेकिन आपके पास बेंच मार्क इधर बना हुआ है। अब बेंच मार्क पे ही खड़ा होकर आपको रेफरेंस पॉइंट मिलेगा ना, तो वो 5 किलोमीटर दूर नहीं देख सकता, तो वो एक जीपीएस होता है, ऑनलाइन जीपीएस से कनेक्ट होता है, वो एक्यूरेसी बताता है कि हाँ यहाँ नहीं, इधर करो इधर करो। फिर वो बेंचमार्क शिफ्ट करता है अपना वहाँ पर, उसके कोऑर्डिनेट्स देता है, तो वो कोऑर्डिनेट्स भेजी पर। ये एक बड़े लेवल का सर्वेयर है। छोटा लेवल का जो है वो टोटल स्टेशन है। ठीक है। टोटल स्टेशन एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए इनफ होता है, वो लाइंस भी दे देगा, लेवल भी दे देगा, वो एक आदमी जो उसके अंदर कंप्यूटर में वो निकाल के कोऑर्डिनेट्स भी निकालेगा, एक सॉफ्टवेयर आता है, यूँ मारेगा, सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, वो उठा के सारे उसमें फीड कर देगा, साइट पे जाएगा, क्या भाई वो पॉइंट चाहिए या लगाओ, चलो वो पॉइंट चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग के अंदर भी तो अब स्पेसिफिकली अब ये जो है इंजीनियरिंग कहलाती है, इट्स व्हाट कॉल्ड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग इज़ द बेस होती है, यानी सबसे जो पहला स्टेप होता है ना किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का। लाइक हम जब सबस्टेशन का अगर बात करें, तो सबस्टेशन में जब एलओए के बाद सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, जो बेस्ड ऑन द आपके रेफरेंस ड्राइंग एक दी जाती है कि भाई एक ये लेआउट है, ऐसा होगा, इतने कमरे होंगे, इतने बाहर एस्फाल्ट होगा, इतनी बड़ी बाउंड्री, ये प्लॉट का आपका प्रेमिसेस है। अब आपका जो है वो उस बेसिस पे आप देंगे डिज़ाइनर को। इंजीनियरिंग वाला जो है वो भी एक इंजीनियर होगा, उसकी वो भी एक अलग फील्ड है। वो उनको डिज़ाइन करेगा, सब कुछ करेगा, फिर वो डिज़ाइन रिव्यू जाता है, ये होता है, ड्राइंग्स आईएफसी हो जाती है। व्हेन इट इज़ कम टू देन आईएफसी, आईएफसी मीन्स अप्रूव फॉर कंस्ट्रक्शन, ओके। सॉरी इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन। जब वो इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन आईएफसी, हर जगह होगी आईएफसी हो गई, बस आपका एग्जीक्यूशन हो गया। उसी की बेस पे जो है आरएफआई कहलाती है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, रिक्वेस्ट फॉर क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, आरएफआई। वो आरएफआई जो है वो कंसल्टेंट जब तक अप्रूव नहीं करता जब तक कि आपके आईएफसी ड्राइंग ना हो, क्योंकि उसी की बेस पे ही आपने काम किया ना, उसको देखेगा ये 10 मीटर है तो ठीक है ठीक है। तो ये हो गया एक डिज़ाइनर का मामला यहाँ तक। अच्छा, फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट आई, कुछ टेक्निकल एरर आ गए, ह्यूमन एरर आ गए, उसको फिर वो वेरीफाई करता है। ये हो गया डिज़ाइनिंग सेक्शन। एक होता है पीएमओ, ओके। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, जो आपके जो ऑफिस के अंदर जो मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट की बैठती है वो पीएमओ कहलाती है। उसमें ग्रुप ऑफ इंजीनियर, जैसे प्लानिंग इंजीनियर हो गया, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो होता है, उसमें प्रोक्योरमेंट मैनेजर होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर होता है, कमर्शियल मैनेजर होता है। ये एक जो ऊपर के टॉप लेवल के लोग जो सिर्फ ऑफिस बेस होते हैं, जो पूरी चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड पीएमओ। एक होती है पीएमटी, दैट वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। ओके। तो ये करती है काम प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके अंदर एक प्रोजेक्ट साइट मैनेजर होगा, उसके अंडर में इंजीनियर्स होंगे, उनके अंडर में सुपरवाइजर्स होंगे, उनके अंदर में फोरमैन्स होंगे, क्योंकि फोरमैन हर ट्रेड का एक फोरमैन होगा। जैसे स्काफ फोल्डिंग का एक फोरमैन कर देंगे, ये इसका कंक्रीट का एक फोरमैन बना देते हैं,
फॉर्म वर्क लगाने का इसका एक फॉर्म, एक रीबार वगैरह का इसका फॉर्म। तो हर किसी का एक ट्रेड का एक फोरमैन बना देते हैं जो थोड़ा होशियार रहता है, उसको पता होता है काम का। तो ये इस तरह एक पीएमटी चलती है। आगे तो इसके आगे फिर आपको पता है फिर वो एक पूरा प्रोसीजर जो हमने बताया, डिस्कस कर ली, सर्वे, और फिर ये आपस की कोऑर्डिनेशन के साथ मिलके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, हैंड ओवर करते हैं। राइट। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज़ क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट लेवल पे सऊदी गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया हुआ है कि आपके पास क्या स्किल सेट का कोई सर्टिफिकेट हो फिर ही आप यहाँ पे काम कर सकते हैं? एक्चुअली वो अभी लेबर में तो नहीं आएगा मेरा ख्याल है, शायद मैं भी इत्तेफाक से लेबर में ही आ गया है वो। अच्छा, ठीक है। मतलब आप ये बताओ कि जो लोअर कैटेगरी के जो ट्रेड्स हैं ना, उनके लिए वो टेस्ट देना अब शायद ज़रूरी है, मैंडेटरी हो गया है। ठीक है। वो टेस्ट दे कर आते हैं, क्या वो क्लियर टेस्ट करेंगे। पाकिस्तान में ही होता है कि पाकिस्तान यहाँ में पे? होता है, वो ठीक टेस्ट है। क्लियर करना पड़ता है, और उनकी मर्जी है वो यहाँ पे भी ले लें। सही। नॉट ऐसा। अच्छा, उसमें मतलब एक बहुत नॉमिनल सा टेस्ट होता है, कोई ऐसा नहीं, मतलब आदमी अगर मेसन है तो एटलीस्ट उसको मेसन स्पून तो चलाना आता हो, उसको प्लास्टर करना आता हो, उसको ब्लॉक मेसनरी करनी है, हाउ टू अप्लाई। तो वो छोटे मोटे टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट लेते हैं, वो वैसे भी पाकिस्तान में होते हैं। जब हम लोग यहाँ से लेबर लेने जाते हैं तो वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, वो टेस्ट दिलवाते हैं। आप देखें उसको हाथ चलता है कैसे, वो पता चल जाता है वो। अच्छा, नेक्स्ट डिकेड के अंदर आप किस तरह से देख रहे हो कंस्ट्रक्शन सऊदी अरेबिया के अंदर? ओबियसली अगर कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, जैसे न्योम एक प्रोजेक्ट है, ऑक्सागोन है, पूरी कंस्ट्रक्शन इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है जिसका मैंने नाम लिया ऑक्सागोन। वहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे होंगी। इसके अलावा तो भी आपने अलूला का नाम नहीं लिया। अलूला है जैसे, ठीक है। तो इस तरह करके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं। व्हाट डू यू सी के क्या वो हम लोगों के लिए है, एक्सपेक्ट्स के लिए? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हमारे भाई, मेरे हमारे दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। दे आर सिटिंग ऑन अ की पोजीशन इन द कंपनी। ओके। यानी किदिया में और आपका अलूला के डेवलपमेंट में जो अथॉरिटी है उसमें बैठे हुए हैं, सेक में बैठे हुए हैं। सेक में तो माशाल्लाह पाकिस्तानी बहुत बेतहाशा है। अच्छा। सेक के अंदर बेतहाशा और सेक बड़ा लाइक करते हैं पाकिस्तानी इंजीनियर्स को, क्योंकि क्वालिफिकेशन लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है। तो इधर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा हैं। राइट। आप काम के आदमी होने चाहिए। मैंने बहुत पहले ही बोला, लोग जो है बस आपको काम आता है तो आपको कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी, अगर नहीं आता है तो फिर आप कुछ भी कर लें, नहीं मिलेगी। अच्छा, आपका जर्नी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। सिविल इंजीनियरिंग से आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की तरफ गए, फिर आप अलहमदिल्ला एज अ डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के अंदर। सो आप ये डिसीजन मेकिंग किस तरह लेते हैं? किस तरह का आपका मतलब कि डायरेक्टर लेवल पे बंदा कुछ और नेक्स्ट लेवल सोच रहा होता है? देखें, जब आप इतना अरसा गुजार लेते हैं ना यार, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। राइट। वो कॉन्फिडेंस ही आपको जितवाता है आगे। मैंने इतनी लाइफ में इतनी हर्डल्स देखी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इतने मतलब ऐसे ऐसे हर्डल्स देखे कि मैं घूम गया कि यार क्या करेंगे इसको। राइट। किस टाइप का प्रोजेक्ट जो आपको लगा यार सबसे? यार बहुत सारी ऐसी, मैं एक मिसाल देता हूँ तुम्हें। मेरे पास ऐसा हुआ कि एक सबस्टेशन में अरफात सबस्टेशन कर रहा था। अरफात के अंदर ना, बिल्कुल अरफात की बाउंड्री के साथ ही एक सबस्टेशन बनाया था। अच्छा, वो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और उसके ऊपर वो प्रीकास्ट स्लैब्स रखनी थी छत के ऊपर ना। वो वैसे छत कास्ट नहीं करते, प्रीकास्ट स्लैब्स थी। प्रीकास्ट स्लैब अब मैंने ऑर्डर कर दिया। अच्छा, वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही साइन करके देता है, वो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। राइट। वो आपको ड्राइंग दे देंगे, आपने ड्राइंग को स्टडी करना है अच्छे से, आपने उसको साइन करके जब व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट इट, रिटर्न इट, वो बस उसी को आंख बंद करके फॉलो करके उसी साइज़ के बना के लाके लगा देंगे। यार ऐसा हुआ कि दैट वाज अ मिस्टेक इन द ड्राइंग, नॉट बाय मी। वो स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर में फ़र्क आया, सही। कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई, वो गलत था। बीम हमारे से गलत, बड़ा कास्ट हो गया। ओके। यानी एक बीम होता है ना, जी। बीम में ऐसे करके एक खांचा सा बनता है जिसमें आके वो स्लैब बैठेगी। राइट। वो बीम जो स्ट्रक्चर में था वो पूरा का पूरा बीम शो रहा, पूरा बना दिया। अच्छा, कंसल्टेंट भी हमें चैलेंज नहीं कर सकता था। जो हमने कहा भाई आपके सामने कंसल्टेंट भी, भाई मैंने उस वक्त मैंने कहा यार ये अगर बन के गलत आ गई तो पूरा मतलब ख़त्म हो जाएगा भाई, वो किस पे बिठाएंगे। उसको इमीडिएटली कॉल किया। कुछ साइजेस में फ़र्क आ रहा था। मैंने कहा यार भाई, बड़े को तो छोटा कर सकते, छोटे को बड़ा नहीं कर सकते भाई। इमीडिएटली कॉल किया, उसको बोला भाई अभी बनाया तो नहीं है, कह रहे बस कास्ट करने वाले। मैंने कहा भाई रहने तो प्लीज़ रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, एक साइज़ में मसला आया, ये ड्राइंग का फॉल्ट है। तो भाई अब
ऐसी सिचुएशंस में फिर आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ऐसे, पानी आ गया, आपने एक्सकेवेशन शुरू की, पानी आ गया बहुत सारा और पानी रुक नहीं रहा है, अब आप क्या करेंगे? उसके आपको जल्दी भी है काज करने की, आप डी वाटरिंग लगाएंगे। डी वाटरिंग का इंतज़ाम आपके पास पहले से होना चाहिए, नहीं है अब आप छोटे छोटे पंप लगा रहे हैं, वो यहाँ से निकाल के वहाँ फेंक रहे हैं, वहाँ से अंदर से फिर पानी ट्रैवल करके आ रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं और उसी में काम भी कराना होता है। डी वाटरिंग चलती रहती है और आपने लीन कंक्रीट कास्ट करनी है, फिर उसी पे रीबार लगाना है, फॉर्मवर्क लगाना है, कास्ट कर देना है, फिर वाटर प्रूफिंग करके और उसके बाद मट्टी डाल देनी है ताकि वो पानी थोड़ा ऊपर ना। तो बहुत सारे टास्क आते हैं और ये मतलब एक छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ। तो जो अगर आप सोचते हैं कि भाई परेशानी आती है, परेशानी बिल्कुल ऐसा नहीं है, और वो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस दिलाती हैं। अब जो मैं किसी प्रोजेक्ट पे होता था ना लास्ट में, तो इंजीनियर जो होते थे लड़के मेरे, सर ये हो गया, कोई बात नहीं है, यूँ कर लो सर, कंक्रीट ज़्यादा आ गई, अच्छा नहीं ज़्यादा आ गई, अच्छा एक काम करो फलानी जगह पे लीन फैला दो, हमें वहाँ पर जगह ही तो चाहिए ना, मट्टी पड़ी हुई है वहाँ फंस जाती है गाड़ी, वहाँ डाल दो भाई, अब क्या करोगे तुम? इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं भाई। वो जो भी है जिस तरह का भी है, तो वो जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो यहाँ पर काम आती है। अब एक मैं मिसाल देता हूँ, जब बिडिंग करते हैं ना, अब मैं कोई प्रोजेक्ट बिड कर रहा होता हूँ, तो एक तो स्टैंडर्ड रेट होते हैं कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्टर आपने कहा जी मैं 200 रियाल लूँगा एक फाउंडेशन कास्ट करने के, हमारे पास पता है मैं इनको 200 देने हैं, हमारा एक प्रॉफिट मार्जिन है, ये मार्केट मार्जिन है, ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी इसके ऊपर इतना %, वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं, कितने महीने का प्रोजेक्ट है, कितने इंजीनियर, कितना ये वो सब लगा के उसकी परसेंटेज हम लगा देते हैं कि भाई ये इतना % हमें ओवरहेड इनडायरेक्ट लगना, परसेंटेज हमारी अपनी तय होती है। अब आपकी होशियारी पे डिपेंड करता है कि आप उस 200 रियाल से, आपके साथ तो मैंने 200 रियाल रेट लिया, अगर मैं आपसे ना करवाऊँ, मुझे कोई और ऑप्शन, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं किसी और या तो कॉन्ट्रैक्टर को ले आऊँ या मैं अपनी मैन पावर से करवा लूँ। अगर मैं अपनी मैन पावर से करवाता हूँ तो वो हो सकता है मुझे 150 रियाल में पड़े। राइट। तो अगर मैंने कहीं रेट गलती से कम भी दे दिया है ना, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पर इसको कवर करूँगा। एक कंटेंजेंसी होती है इसके अंदर ना, जब हम रेट कोट करते हैं तो एक कंटेंजेंसी रखते हैं कि आइदर ये 50,000 ऊपर भी जा सकता है, इससे 50,000 नीचे भी आ सकता है, 20,000 ऊपर जा सकता है, लाख ऊपर नीचे हो सकता है। एक कंटेंजेंसी रख चुका, आप एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। प्रोजेक्ट पे गए आप, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ हो गई, आपको नहीं पता, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू? आपने तो साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, को कहेंगे नहीं आपने किया, आप करेंगे अभी। तो एक कंटेंजेंसी रख के चलना पड़ता है, सेफ एंड सिक्योर, ऐसा नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस जो आता है भाई, वो एक्सपीरियंस से आता है, बगैर एक्सपीरियंस के नहीं आता। डू यू हैव स्टार्टेड योर कंपनी है? आपने कंपनी स्टार्ट की है यहाँ पे सऊदी में? ये तैयारुल बर्क बेसिकली मेरी कंपनी नहीं है, मैं आई एम नॉट द ओनर, इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन 2 कंपनीज। अल बुसैली ग्रुप है यहाँ पर, तकरीबन पिछले 65 ईयर्स से दे आर वर्किंग इन अरामको और मुराफिक बड़े बड़े जितने भी इदारे हैं, एंड दे हैव मोर 900+ एम्प्लॉयज़ इन देयर। एक पाकिस्तान की कंपनी बर्कट्रॉन के नाम से, तो बर्कट्रॉन को जो है वो जो इनके ओनर है वो दोनों ने मिलके एक, ये लोग जो हैं ये लो और मीडियम वोल्टेज के काम करने वाले हैं। अल बुसैली, इनके पास हाई वोल्टेज का एक्सपीरियंस नहीं था, बर्कट्रॉन हाई, तो दोनों ने मर्ज करके एक तैयारुल बर्क बनाई। तो वो सारी चीज़ें इधर उधर से एक सागिया कंपनी बेसिकली, तो उधर फिर हमें आपको हायर किया? मैं तैयारुल बर्क का एक हिस्सा हूँ, मैं पार्ट हूँ। बट आपकी पार्टनरशिप नहीं? मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ। ठीक है। आई एम अ मैनेजिंग पार्टनर इन द कंपनी। अच्छा, आप थोड़ा सा पीईएफ के बारे में बता दें। पीएफ के अंदर आपने ओबियसली स्टार्ट किया है पीएफ, प्रोफेशनल एग्जेक्टिव फर्म जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है काशिफ भाई के साथ मिलके, तो वो आप किस तरह वैल्यू ऐड कर रहे हो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए? देखिए अभी अपने बने हुए, एक को इनागोरेट किए हुए 3 वीक्स हुए हैं। ठीक है। 7 नवंबर को इनागोरेशन था और अभी आप देख लें 25 और 3 वीक्स टोटली, आप समझ सकते हैं उसको कंसीडर करें। 3 वीक्स में एक बहुत अच्छा लोगों का फीडबैक आया। राइट। हमने ग्रुप बनाया, पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, एक बनाया। अच्छा, पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि ये पीएफ पर्पस क्या है इसका। जो मेन पर्पस है काशिफ साहब का, राना काशिफ का, वो लोगों को फैसिलिटेट करना जॉब दिलाने के लिए जो बेरोज़गार हैं। राइट। आइदर इन KSA और इन पाकिस्तान। ओके। पहले तो ये एक छोटा सा वो था।
फिर एक जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं या की पोजीशन के लोग हैं, सीईओज हैं और बिजनेस ओनर हैं या इन्वेस्टर्स हैं, इनको आपस में कम्युनिकेट करा के जो जिसको जैसे सपोज एक इन्वेस्टर है, उसके पास पैसा है, अब वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा। अब मैं लेकर आया सर ये एक प्रोजेक्ट है और ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ और मैंने उनको अपने बताया कि भाई आई नीड फाइनेंस फॉर माई सबस्टेशन और दिस एंड दैट, और वो वी आर इन द कोऑर्डिनेशन राइट नाउ। उनके पास गए, उन्होंने कहा ठीक है जी आप मुझे अपनी वो बताएं कि क्या कितना पैसे चाहिए होंगे, किस स्टेज पे क्या चाहिए होगा, प्रोजेक्ट वैल्यू क्या है, प्रोजेक्ट सिक्योरिटी क्या है, प्रोजेक्ट दे विल आस्क यू 1000 क्वेश्चन। वो टेक्निकली जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वही ज़्यादा डील करता है, मैं बेसिकली मेजर चीज़ों को डील करके आगे उनको हैंड ओवर कर देता हूँ। भाई जो टेक्निकलिटी है वो आप उनसे पूछ लें। तो हमारे फाइनेंस डायरेक्टर हैं, बहुत बहुत एक्सपीरियंस, वो पाकिस्तान में बैठते हैं, अभी आते हैं इधर हो जाते हैं। तो वो जो है कम्युनिकेशन बहुत एक अच्छा अट्रैक्शन है। मैं पर्सनली, क्योंकि मैं पर्सनली बड़े क्लिक लिए, तो मैंने कहा यार जब मुझे आ रहे हैं तो लोगों को भी तो जा रहे होंगे ना। राइट। मतलब मैं अपना एक ऐड प्लेस कर रहा हूँ उस ग्रुप के ऊपर विच इज़ ओनली फॉर द प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर्स, की पोजीशन एंड इन्वेस्टर्स। तो उधर वही लोगों को ऐड करेंगे भाई, तो नीचे वो क्या करेगा, एक अगर एक फोरमैन आदमी है वो क्या करेगा उधर, वो करे। तो वहाँ पर पूरा अपना डाटा, बायोडाटा अपलोड करें, वहाँ से लोग क्लिक कर रहे हैं और आपसे फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास अभी भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। दैट इज़ अ वेरी गुड। अच्छा ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता मामला। हमने कहा नहीं यार ये बहुत फिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर 4 आदमी 5 आदमी अपनी 10-10 लाइन की कोई अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो वो इतनी पीछे पोस्ट चली जाती है कि आप स्क्रॉल करके उसको लाने में आप कहते हैं छोड़ो यार कोई नहीं पड़ेगा। हमने इंटरलिंक कर दिया उसको लिंक्डइन से। राइट। अच्छा, लिंक्डइन क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर यू कैन गेट द रिक्रूटर्स, वेयर यू कैन गेट द कैंडिडेट्स। आप उधर से एचआर वाले मिलेंगे, बहुत सारी आपको एक बड़ी वास्ट फील्ड है उससे मिलेगी। और उसका आप कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड आप लोग हैं तो आप एल्गोरिथम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैंने तो अभी सुने हैं ये सब चीज़ें, तो पता लगा। तो वो बस वो उसको थ्रू हम इसको चलाना चाहते हैं कि भाई ठीक है आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, हम पे डिपेंड ना करें यार, हम आपको सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप आएँ जैसे हमारे वॉलंटियर, प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, बस और job प्लेटफॉर्म find यूज़ करें। करें, आप जाएँ और ले लें और अपनी जॉब अपने सुकून से करते रहें, हमारा उसमें कोई लेना है ना देना है ना हमने वो। तो लोग आ रहे हैं, अब जो नहीं कर पा रहा है उसको थोड़ा सा गाइड काउंसलिंग करते हैं उसकी, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, मैं हूँ पर्सनली, उज़ैर हैं और कुछ वॉलंटियर, वो पर्सनली उनको काउंसलिंग करते हैं, चल पड़ते हैं। हमने देखा कि अभी 4-5 दिन में बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, तो मैंने कहा यार ये इंशाल्लाह रब ने चाहा तो ये कामयाब हो जाएगा। हमारा काम एक सिस्टम बना देना, हमने को यार ये काम ज़िंदगी भर थोड़ी करना है। अभी मैं आप पूछे ना अगर मुझसे कि भी आप क्यों इतना टाइम दे, मैंने मुझे पता है मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह किस लेवल पे बैठा हूँ, मुझे पता है इस कंपनी को किस तरह मैं कहाँ लेके जाऊँगा। अगर मैं आज अगर ये विजन अपना वाला नहीं देख रहा हूँ, मुझे 1 साल हो गया, ओके नो प्रॉब्लम, कभी मैंने नहीं पकड़ा प्रोजेक्ट, नो प्रॉब्लम। मुझे पता है कि ये अभी जब प्रोजेक्ट आएंगे तो हम एक बहुत सॉलिड पोजीशन पे चल रहे होंगे। राइट। इसी तरीके से इनका जो हमने वो सिस्टम बना रहे हैं ना, अभी शुरू में एक सिस्टम बनाना है, बाकी ये सिस्टम खुद काम करेगा। राइट। वो जो फिजिक्स होती है ना, ऑटोमेशन पे लगा दें। हाँ फिजिक्स होती है ना कि वो जो मशीन है वो यूँ चोंच मारती रहती है, वो यूँ चलती रहती है, चूँकि वो फिजिक्स है, वो एक इक्विलिब्रियम हो जाता है। हम वो बना के हम अपने सुकून से मॉनिटर करते हैं। राइट। हमारा प्लान को ज़िंदगी में इसको वर्क करने का मतलब ये नहीं हो, हाँ अभी क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है, लोगों को बहुत ज़रूरत है, तो हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। राइट। सो दैट इज़ व्हाट ओनली वी आर डूइंग, make communication with the business higher key level and to facilitate the candidates to get a job। अब वो लोगों को मिल भी रही है, ऐसा नहीं है। अब हमने उनसे कहा है कि भाई आप लोग फीडबैक भी दें हमें। राइट। अगर आपको कहीं से ऑफर भी आई है या एटलीस्ट आपको क्लिक आया है कहीं से, तो आप एटलीस्ट हमें फीडबैक करें कि भाई आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम दिस कंपनी, या किसी ने मुझे कॉल किया और मेरा सीवी मांगा। तो उससे क्या होगा, हम एक प्रोसीजर बना के और छोड़ देंगे। अच्छा, इसमें बहुत अब ग्लोबल लेवल पे भी जा रही है, कनाडा में भी चैप्टर खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह, कनाडा से साजिद साहब वहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं। इधर जो है हमारा
ये बहरीन से भी हो गया, पाकिस्तान का चैप्टर बन गया, एक ग्लोबल बना दिया हमने, जो छोटे मोटी कंट्रीज जो आगे के पीछे की हैं वो उधर आ जाएंगी। इसी तरीके से जो इंटरनल हैं वो भी देखो यार, जब तक इसको स्प्लिट नहीं करेंगे ना, मेरे ऊपर अगर मैं अकेले करूँगा ना तो यार मैं कितने दिन तक करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने अपने अंदर 4 आदमी लिए, 4 को मजीद 8 आदमी दिए। अच्छा, मेरे पास अगर 100 रुपये का काम था तो वो डिवाइड हो गया, और आखिरी वाले को सिर्फ 1 रुपये का काम करना पड़ रहा है। यार ये बोतल उठा के इधर रखनी है, वो रखता रहेगा यूँ करके। हमने आखिरी जो वॉलंटियर है उसको क्या काम दिया है, भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, खोलना है, क्लिक करना है, बस राइट, इतना तो कर सकते हो। बिल्कुल। तो वो खुशी खुशी करने को राजी है भाई। वो कहते हैं ठीक है भाई, हमारा ही फ़ायदा है, हमें ही नौकरी तो हमें मिलेगी, राइट, वायरल होगी, फीड जाएगी, और वो उनको कोई ना कोई क्लिक करेगा। राइट। तो दैट इज़ द ओनली पर्पज़ वी आर डूइंग। हमने एक सिर्फ सिस्टम बना देना है, उसके बाद वो सिस्टम चलता रहेगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। You're welcome. आई थिंक यू हैव पुट अ लॉट ऑफ वैल्यू इनटू द पॉडकास्ट एंड इट्स डिपेंड ऑन द व्यूअर्स कि वो क्या कमेंट्स करते हैं इस चीज़ के। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। All the time ready, no problem. Thank you very much.